नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है। तो आज से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी सारी साइंस की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सारी साइंस की वीडियो आप देखते रहिए, जिससे आपको रेलवे ग्रुप डी के साइंस पार्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। आज मैं ये जो सीरीज़ लेके आया हूँ दोस्तों, ये सीरीज़ रेलवे ग्रुप डी में साइंस से रिलेटेड है और इसमें कुछ प्रश्न जो हैं जीएस से भी हैं। तो दोस्तों मैं फटाफट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है, उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। दोस्तों ऑप्शन हमारे पास हैं थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सारे के सारे क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। लेकिन जो विराट कोहली हैं वो क्या है, जो है अलग है, एक क्रिकेट प्लेयर हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। दोस्तों आगे हम प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है दोस्तों वो है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में परिवर्तन होता रहता है। मतलब किस में परिवर्तन होता रहता है दोस्तों? तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों वो हैं भार, द्रव्यमान, आकृति, चाल। दोस्तों चाल में परिवर्तन होता रहता है। जब जब हम जो है असमान बल लगाएंगे तो उसकी चाल में क्या होगा, लगातार परिवर्तन होता रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चाल होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो बायो पार्ट से लिया गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निषेचित अंडा व युग्मज जाइगोट जिसे बोलते हैं वो किस में संयोजित होता है? तो वो किस में होता है दोस्तों? गर्भाशय में होता है। दोस्तों अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से आया है? एल्युमिनियम, क्लोरीन, कार्बन, आयरन। दोस्तों देखिए, एल्युमिनियम का Al सिंबल होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कार्बन का C होता है। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन आ रहा है लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है। Fe मतलब आयरन। और ये 26 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आयरन, जो कि किससे लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो न्यूमेरिकल है। यदि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। दोस्तों देखिए, एक कोई पिंड है 1 किलोग्राम का, उसकी जो गति है वो क्या है, 4 किलोमीटर पहले थी, प्रारंभिक वेग था, और 8 किलोमीटर क्या हो गई, अंतिम वेग हो गया। तो कह रहा है वस्तु द्वारा किया गया कार्य, मतलब बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब जो फोर्स है उसके द्वारा किया गया कार्य, मतलब पिंड द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, W इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। दोस्तों इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m तो 1 है तो इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद v2 स्क्वायर, मतलब 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हाफ, अगर हम W की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32, माइनस 16 का आधा 8, 32 माइनस 8 कितना दोस्तों आ जाएगा, 24 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आंसर आ जाएगा 24 जूल, करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय
क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। अगले ऑप्शन है दोस्तों, जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। दोस्तों ये तो पहले नियम पर आधारित है, जड़त्व के। लिखा है रॉकेट लॉन्च करना। दोस्तों जो रॉकेट है वो जब लॉन्च होता है तो उसमें न्यूटन का थर्ड नियम क्या करता है, अप्लाई होता है। अगला प्रश्न जो हमारे पास है दोस्तों वो है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। दोस्तों किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ अप्लाई होता है। किसी पिंड का जो mg होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ अप्लाई होता है। जैसे दोस्तों देखिए है लड़का है और ये क्या है, खड़ा हुआ है, तो इसका जो गुरुत्व बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों वो है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस बल का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। अब दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों ये है कोई वृत्ताकार पथ। अब इस वृत्ताकार पथ पे जब कोई वस्तु गति करेगी तो हर समय उसका जो वेग होगा, उस वेग की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन फोर्स क्या होगा, हमेशा केंद्र की तरफ ही लगेगा, इसीलिए इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये होता है अभिकेंद्र बल का सूत्र। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन pH 7 से कम होता है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अमोनियम क्लोराइड है दोस्तों, क्योंकि इसका जो जलीय pH होता है वो 7 से कम होता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, सिलिकॉन। दोस्तों धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? कॉपर, लेड, सिलिकॉन। दोस्तों एल्युमिनियम इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? दोस्तों जो अधातु होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन भी हैं धातु, अधातु, निष्क्रिय तत्व, उपधातु। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होती है? दोस्तों जो पौधों में लचीलापन होता है वो याद रखिएगा कॉलन काइमा ऊतक के कारण होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है। देखिए जाइलम एक ऊतक है, स्केलन काइमा भी एक ऊतक है, कॉलन काइमा भी एक ऊतक है, फ्लोएम भी एक ऊतक है। लेकिन दोस्तों जो कॉलन काइमा है और स्केलन काइमा है ये दो मेन टाइप हैं इसके। जो कॉलन काइमा है वो लचीलापन प्रदान करता है और जो स्केलन काइमा है वो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। तो और जो जाइलम है और फ्लोएम है ये एक जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। लेकिन
जाइलम फ्लोएम एक जटिल उत्तक के उदाहरण है और स्केलन काइमा क्या करता है, पौधों को जटिलता कठोरता प्रदान करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस बनती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उत्सर्जन, वाष्पीकरण। लिखा है निम्नलिखित में से किस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस बनती है। दोस्तों इसका बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वो अभिक्रिया है जिसके कारण हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जो कि हम ग्रहण करते हैं। और तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, मछली, मेढक, मगरमच्छ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है कबूतर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व का बाहरी कोश पूर्ण होता है? दोस्तों बाहरी कोश 18वें वाले ग्रुप का पूर्ण होता है। तो 15, 16, 17 और 18वें वाले ग्रुप का क्या होता है, बाहरी कोश पूर्ण होता है। और ये जो बाहरी कोश होता है वो कैसे पूर्ण होता है, देखिए या तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 हो, या 18 हो, या क्या हो 32 हो। अब इसको देखिए क्या होता है दोस्तों कि जो हीलियम है, जो हीलियम है 2He4 होता है। तो इसमें जो ये होता है इसी का क्या करते हैं, जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या होगा, देखिए दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही पहला जो है ऑर्बिट होता है, 2 फुल हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके ग्रुप में अगला जो तत्व है नियॉन आता है दोस्तों। क्या आता है, नियॉन। नियॉन क्या होता है, 10 होता है। तो क्या हो जाएगा 2 और 8। तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्बिट हैं वो काफ़ी कंप्लीट हैं। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो 18 हो जाएगा कि 18वें वाले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका बाहरी कोश क्या होता है, पूर्ण होता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, सामान्यतः इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्वों की संयोजकता होती है। दोस्तों हो सकती है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 3 से ऊपर नहीं होती है। 3 से ऊपर अगर संयोजकता होती है तो वो सहसंयोजक होते हैं। जैसे कार्बन है तो उसकी संयोजकता होती है 4, तो वो क्या है, सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कार्बन नहीं है। और जो है जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व होते हैं। और जो पॉजिटिव तत्व वो तत्व होते हैं दोस्तों जो कि किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या सकते हैं, तो वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg, 1.6 × 10⁻−19 kg, 3 × 10⁸ kg, 9 × 10⁹ kg। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? हाथी, पोरपोइसिस, पतंगा, मगरमच्छ। दोस्तों पोरपोइसिस जो है वो क्या करता है, वो प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकता है, मतलब पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? दोस्तों ठोस में क्या होता है, जो है ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक होती है। द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम, गैस में और कम, और निर्वात में बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती। निर्वात में कुछ भी हमें सुनाई नहीं पड़ता है। अगर हम दोस्तों गाड़ी में बैठे हों और अपने सारे शीशे बंद कर लें, तो अगर हम गाड़ी बाहर से कोई बोलेगा तो गाड़ी के अंदर हमको सुनाई नहीं पड़ता है, या सुनाई भी पड़ेगा तो बहुत धीमा सुनाई पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास दोस्तों है, 4 कूलाम आवेश को 18 विभवांतर के
दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए हम लोग करते हैं दोस्तों, जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू W अपॉन Q, विभवांतर इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो दोस्तों क्या करेंगे, W इक्वल टू इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा V इंटू Q। अब दोस्तों देखिए 4 कूलाम और 18 विभवांतर, तो हो जाएगा 4 इंटू 18, 18 चौको दोस्तों कितना होता है 72, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 72 जूल। अगला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों वो है भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा जिससे विस्थापन नहीं होता है। विस्थापन वस्तु द्वारा, वस्तु पर कार्यरत बल द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी एंड सी है, क्योंकि विस्थापित वस्तु और वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है कार्य। देखिए W इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, होता है F डॉट एस। कार्य इक्वल टू बल गुणे क्या होता है विस्थापन, वो भी किसकी, बल की दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी कार्य परिभाषित हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है एक चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। चालक दोस्तों कंडक्टर, तो ऑप्शन है लंबाई, पदार्थ, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दोस्तों दाब पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है एक प्रकार का जन्म जिसमें पौधे के शरीर का एक भाग नए जीव का निर्माण करता है क्या कहलाता है। विखंडन, कायिकी संवर्धन, लैंगिक संवर्धन, पुनर्जनन। दोस्तों कायिक संवर्धन, जैसे गुलाब का पौधा है तो उसमें क्या होता है कायिक संवर्धन होता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न हम देखते हैं वो है धामन सोडा के एक अणु में कितने जल के अणु उपस्थित होते हैं। दोस्तों देखिए होता क्या है, धामन सोडा होता है NaCO3.10H2O। दोस्तों तो यहाँ कितने अणु हैं जल के 10, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्वारा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा रहता है। दोस्तों जल के अणु में, जल का अणु होता है H2O। अब दोस्तों H का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और 2 अणु है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16, तो हो जाएगा 16। अगर रेशियो है तो दोस्तों कट जाएगा, कटेगा 2 1 कम 2, 2 8 16, तो क्या आंसर निकल के आएगा 1:8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1:8। दोस्तों आशा करते हैं ये जो 25 क्वेश्चन, क्योंकि हर एग्ज़ाम में दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन दोस्तों जो है भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और बायो से आते हैं। तो दोस्तों इसमें सारे का मेल था। जो 2018 में पहली शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर समझ में आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इससे हमें बहुत सारा विश्वास मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। दोस्तों ऐसे क्या होता है, बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं करता है क्योंकि व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं हैं तो थोड़ा ख़राब भी लगता है। और दोस्तों ये सब बनाने में काफ़ी टाइम भी मेरा खर्चा होता है, जिससे मेरी स्टडी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। दोस्तों जो वीडियो में गलती हो गई हो उसे क्षमा करने की कोशिश करें। दोस्तों धीरे धीरे वीडियो अच्छी बनाने लगेंगे। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय।